वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा अभी का चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर का नाम ऑसिलेशंस है। तो देखते हैं जी कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, या ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पंजाब बुक की जो हमारे पास पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें इन दोनों को सेम ही करार दिया हुआ है। लेकिन जो आपके पास केपी बोर्ड की और आपके पास जो बुक है ये फेडरल बोर्ड की, जो कि दोनों एक ही हैं, वो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क करती है। ठीक है, तो मैं आपको कंबाइन भी बता देता हूं कि क्या है और फर्क वाला भी बता देता हूं। बेसिकली जो है वो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। लेकिन हमारे पास ऑसिलेशन को डिफाइन किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, जबकि वाइब्रेशन के बारे में कहा गया है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मोर और लेस दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम कंसिडर करते हैं एक स्ट्रिंग को जो कि एक इस तरह से अटैच हुई है दोनों एंड्स पे। अगर मैं ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं तो ये इस तरह और इस तरह करके वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे, ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे। देखें, इसमें हमने ये पॉइंट्स फिक्स किए हुए यहां पर, तो ये फिक्स पॉइंट्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है। इसी तरह अगर मैं कह लूं कि मैंने एक स्केल इस तरह से, जिसे हम रूलर कहते हैं, अगर मैंने उसे इस तरह से रखा हुआ है और मैं इसको नीचे पुश करता हूं तो ये इधर और इधर इस तरह करके ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, या ऑसिलेट करेगा अगर ज्यादा प्रिसाइज हो। तो इस तरह के मोशन जो कि फिक्स पॉइंट्स के थ्रू होते हैं उनको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन की क्या एग्जांपल है? टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल है हमारे पास कि हम सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, वो इस तरह करके कंप्लीट मूव कर रहा होता है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं कि यहां तक है तो वो यहां तक भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर मैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लूं तो मैस स्प्रिंग सिस्टम भी आपके पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन, और मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, अब फर्दर अगर मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट में जाऊं छोटे से, तो वो हम जरा सर्कुलेटरी मोशन को देख लेते हैं। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन हमारे पास इस तरह होता है कि एक पॉइंट से बॉडी बार बार गुजर रही होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट से बार बार गुजरना क्या कहलाता है हमारे पास? ऑसिलेशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि एवरी सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन, बट every oscillatory motion is not circular motion। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्दर और इससे क्या एमसीक्यू आ सकते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, और ऑप्शन में आपके पास दोनों ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दिया होता है, तो आपने ऑसिलेशन पे करना है। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन वाइब्रेशन, अगेन वही ऑप्शंस, तो आपने किस पे जाना है? वाइब्रेशन पे जाना है। ठीक है, तो ये हमने जनरल से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज होती है। अब जरा सा हम जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स थोड़े से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं इसका मीन एंड एक्सट्रीम्स पोजीशंस को देख लेते हैं। मीन पोजीशन के बारे में कहा जाता है कि ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सट्रीम के बारे में कहा जाता है कि ये है मेरे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि
इस तरह से 3 पोजीशंस में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन होगी ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0 होती है। जबकि ये वाली 2 पोजीशंस, ये 1 और 3 जो है ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगी और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम सेकंड नेम एम्पलीट्यूड का भी देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड और उसको हम एक्स नॉट से भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास मीन पोजीशंस और एक्सट्रीम पोजीशंस। मीन पोजीशन पे अगेन स्टूडेंट्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं टाइम पीरियड से रिलेटेड, कि टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है। बल्कि टाइम पीरियड से पहले वन वाइब्रेशन को जरा देख लेते हैं कि वन वाइब्रेशन क्या होती है। वन वाइब्रेशन के बारे में कहा जाता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक अगेन पेंडुलम की एग्जांपल लेके ही चलते हैं कि मैंने एक पेंडुलम को यहां से छोड़ा, तो पेंडुलम का यहां तक आना फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू सेकेंड एक्सट्रीम एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन टू एक्सट्रीम बैक टू द सेम एक्सट्रीम इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये है आपके पास एक वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वन वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि वन वाइब्रेशन में आपके पास 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं या 4 एक्स नॉट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें भी तो मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये 1, ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड्स हुए, 4 हुए। हाफ वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो हाफ वाइब्रेशन में 2 होते हैं, और अगर क्वार्टर वाइब्रेशन की बात की जाए तो उसके अंदर 1 एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों से वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड के रिलेशन में पूछ लिए जाते हैं। वाइब्रेशन से नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं और वो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड को देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं जी के टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल टी से ये हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक पेंडुलम 20 वाइब्रेशंस करता है इन 10 सेकेंड्स, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये है जी हमारे पास टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। अब अगर मैं टाइम पीरियड को लूं इन रिलेशन टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पीरियड with respect to वाइब्रेशन, तो तब क्या होगा। ठीक है, अब ये देखने की बात है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जरा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूं जी मेरे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन है और फिर एक और क्या है, एक्सट्रीम है। अगर मैं स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वाइब्रेशन लूं तो उसके लिए मुझे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एम्पलीट्यूड्स लेने पड़ेंगे।
अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि एक एक्सट्रीम से अगर हम मीन जाते हैं फिर दोबारा उसी एक्सट्रीम पे आते हैं तो इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन वन वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि 4x0। और इसके लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड या कैपिटल टी। अब मैं कहता हूं कि ये बॉडी हाफ वाइब्रेशन कवर कर रही है, यानी कि ये सिर्फ एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रही है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर डायग्राम में शो किया हुआ है। तो अगर ये बॉडी हाफ वाइब्रेशन कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि ये 2 एम्पलीट्यूड कवर कर रही है, और इसके लिए जो होता है वो होता है हाफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हाफ टाइम हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ वाइब्रेशन इज, तो वो होगा हाफ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 एम्पलीट्यूड्स, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अब अगला सवाल मैं इस तरह से कर देता हूं चेंज, कि मैं कहता हूं कि अब बॉडी जो है वो 1/4 वाइब्रेशन कर रही है, यानी कि सिर्फ एक मीन से एक्सट्रीम जा रही है या एक एक्सट्रीम से मीन आ रही है, या वो सिर्फ एक एम्पलीट्यूड कवर कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है T/4। ठीक है। अब थोड़ी सी स्टूडेंट्स इसमें से मजीद, यहां तक तो आप लोगों को जनरली भी पता होगा पहले भी कि भाई हाफ वाइब्रेशन का हाफ टाइम पीरियड होता है, क्वार्टर वाइब्रेशन का क्वार्टर टाइम पीरियड होता है। अब सवाल इस तरह से आता है, डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है x0/2। ये डिस्टेंस है x0/2 यानी कि एम्पलीट्यूड का हाफ। ठीक है। तो x0/2 से 2 पे क्या होता है? ठीक है, यानी कि मैं कहता हूं 1/8 वाइब्रेशन पे क्या होगा, या फिर x0/2 पे क्या होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि बॉडी मीन से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही है या बॉडी एक्सट्रीम से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही है। ठीक है, अगर बॉडी मीन से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही होगी तो उसको टाइम लगेगा T/12 ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि अगर बॉडी यहां से इधर आ रही है तो उसको टाइम पीरियड लगेगा T/12। या मैं कह सकता हूं कि मीन और x0/2 के बीच में टाइम पीरियड है T/12। और अगर हम एक्सट्रीम से देख रहे हैं तो एक्सट्रीम से इसका टाइम पीरियड होगा T/6। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरवल होगा ये होगा T/6 का। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स हम एक और डिस्टेंस देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं x0/√2 डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस मीन के थोड़ा करीब है। तो एट x0/√2 डिस्टेंस हमारे पास टाइम पीरियड T/8 हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम मीन से आ रहे हैं या हम एक्सट्रीम से आ रहे हैं। ठीक है, तो x0/2 डिस्टेंस पे टाइम पीरियड इस तरफ का भी T/8 हो जाएगा और इस तरफ का भी T/8 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर ये सारी नॉलेज आपके पास हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल गलत कर सकते हैं या वाइब्रेशन और टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल गलत कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो x0/2 पे उसका टाइम पीरियड T/12 होगा। मैं कहता हूं एक बॉडी एक्सट्रीम से मीन आ रही है और x0/√2 पे उसका क्या टाइम होगा, तो वो होगा T/8।
हाफ वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि हाफ वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड होगा T/2। तो ये चीज अगर आपको पता है तो इससे आप तमाम सवाल सॉल्व कर सकते हैं टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। टाइम पीरियड से थोड़ा आगे जाते हैं और जरा फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट जो है वो है हमारे पास हर्ट्स, जिसको हम Hz भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है ओमेगा। ठीक है, या जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चीजें होती हैं, और अगर कभी आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो आपने ओमेगा फाइंड करना है, आपने एफ फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारा जनरल डिस्कशन अबाउट वाइब्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड देख लिया, मीन और एक्सट्रीम्स को देख लिया, फ्रीक्वेंसी को देख लिया और एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को देख लिया और प्लस टाइम पीरियड को देख लिया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन।